तो सरकारी नौकरी के नियमों को बदलने के एक प्रस्ताव पर योगी सरकार विपक्षी दलों से घिर रही है। सरकार ने ऐसा मसौदा तैयार किया है जिसमें सरकारी नौकरी के पहले 5 सालों तक कर्मचारियों को संविदा पर काम करना होगा, जिसके बाद उनके काम को देखते हुए उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में ग्रुप डी और ग्रुप सी की सरकारी नौकरियों के लिए नियमों के बदलने की सुगबुगाहट तेज हो गई है, जिसके मुताबिक प्रदेश में इन समूहों की नई भर्तियां अब संविदा के आधार पर होंगी, जिन्हें 5 सालों में हुए मूल्यांकन के आधार पर नियमित किया जाएगा। सरकार इससे भले ही कर्मचारियों की गुणवत्ता बढ़ाने का दावा कर रही हो, लेकिन बड़ी बात यह है कि विपक्ष और प्रतियोगी इसका विरोध कर रहे हैं। मैं ये कहूंगा, इस सरकार की साजिश है। सरकार जो नौजवान नौकरी में आए उन पर तलवार लटका के रखना चाहती है और 5 साल उनका भरपूर दुरुपयोग करना चाहती है। सरकारी कर्मचारी नहीं बनाना चाहती, उनको बंधुआ मजदूर बनाना चाहती, जिससे गलत सही सारे काम उनसे करा सके। तमाम हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है कि 1 से 80 दिन लगातार संविदा पे रहने पे रेगुलराइज हो जाता था। तो आप न्यायपालिका के विरुद्ध जाके 5 साल संविदा पे रखें। इस प्रस्ताव के मुताबिक ग्रुप बी और सी की नौकरियों के लिए अब संविदा पर भर्ती की जाएगी, यानी कि पहले भर्ती निकाली जाएगी, लोगों का सिलेक्शन होगा, फिर 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर काम कराया जाएगा। इन 5 साल में हर 6 महीने पर एक टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें कम से कम 60% अंक पाना अनिवार्य होगा, जिसमें 2 छमाही में इससे कम अंक लाने वाले लोगों को सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। और सरकार का ऐसा निर्णय जो है वो उसका अपना आत्मघाती कदम है, इसलिए कि 20 लाख शिक्षक हों या कर्मचारी हों, वो इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और सरकार यदि मनमानी रूप से इसको लागू करती है तो इसका मुखर विरोध किया जाएगा। जरूरत होगी तो सड़कों पे भी उतरा जाएगा। इस निर्णय को आसानी से सरकार को लागू नहीं करने दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के इस प्रस्ताव का विपक्षी दलों ने जमकर विरोध किया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे सरकारी नौकरियों में ठेका प्रथा की शुरुआत बताया। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सरकार के इस प्रस्ताव की जोरदार मुखालफत की। सरकार का निहायत ही संवेदनहीन और क्रूर फैसला है कि अब समूह क ख ग की भर्ती किसी सरकारी पद के सृजन के तहत नहीं होगी, संविदा पर होगी और 5 साल के होने तक किसी को निकाला भी जा सकता है, कोई व्यक्तिगत मापदंड किसी आकलन के हिसाब से। युवा केवल उनके लिए एक वोट बैंक है, न वो सुरक्षित रोजगार देना चाहती है और साथ ही भ्रष्टाचार की पूरी संभावना है और जनता का अधिकार है सुरक्षित रोजगार, ये उनको देना ही पड़ेगा। समाजवादी पार्टी उनके इस आदेश के खिलाफ आंदोलन तो ये उच्च अधिकारियों की मनमानी को करने के लिए ही सरकार ने ये नियम किया है, ताकि कर्मचारी बोल ना पाए, सही बात न कह पाए, सही बात लिख ना पाए और ये सब करे। और सरकार को मैं फिर से आरोप लगाऊंगा सरकार के ऊपर कि सरकार के लोग नहीं चला रहे, बल्कि IAS और ये लोग जो ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं। इसी के मारे सरकार को दिखाई पड़ रहा है कि सभी लोग उनके खिलाफ होते चले जा रहे हैं। इसका भान शायद सरकार को नहीं हो रहा है। इस आदेश के विरुद्ध हम लोग ताकत से लड़ेंगे, सब लोग एकजुट होकर लड़ेंगे। हमारी तमाम बैठकर संगठनों की पूरे प्रदेश में हुई हैं और हम इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे और अपनी सही बात सरकार से कहने के लिए बड़े आंदोलन। हमारे आसपास ऐसे छात्रों, युवाओं की एक बड़ी आबादी है जो सरकारी नौकरियों की तैयारी करती हैं। सालों साल लगे रहते हैं, शिक्षक भर्ती से लेकर पुलिस और दूसरी अन्य भर्तियों की तैयारी करते हैं। भर्तियां आती हैं और लटक जाती हैं। हाल के दिनों में बेरोजगारी और लटकी हुई भर्तियों को पूरा करने की मांगों को लेकर सोशल मीडिया पर माहौल अब गर्मा रहा है। इलाहाबाद जैसा शहर जो प्रतियोगी छात्रों का हब कहा जाता है, वहां सड़कों पर खूब प्रदर्शन हुए हैं। 3-3, 4-4 साल से भर्तियां लटकी पड़ी हैं। सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन भर्तियां लटकी की लटकी रह जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आगे। राजस्थान का सबसे बड़ा सवाई मानसिंह अस्पताल अब वर्ल्ड क्लास सुविधाओं वाला सरकारी अस्पताल बनने जा रहा है, जहां रोजाना हजारों की OPD वाले इस अस्पताल की सुविधाओं में विस्तार होने से इसका लाभ केवल राजस्थान के लोगों को ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों को भी मिलेगा। देखिए खास रिपोर्ट।
राजस्थान की राजधानी जयपुर का सबसे बड़ा सवाई मानसिंह अस्पताल, जिसे एसएमएस अस्पताल के नाम से भी जाना जाता है, वहां अब वो तमाम सुविधाएं मिलेंगी जो बड़े प्राइवेट अस्पतालों में भी देखने को मिलती है, क्योंकि पिछले दिनों ट्रामा सेंटर और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक एसएमएस अस्पताल से जुड़े हैं। हालांकि इस अस्पताल में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कोई ज्यादा बेहतरीन नहीं कहा जा सकता, लेकिन जल्द ही एक नई 15 मंजिल की इमारत यहां बनने जा रही है, जिसमें 150 कॉटेज वार्ड बनेंगे। इसके साथ ही एक ही फ्लोर पर एक बीमारी से संबंधित वार्ड से लेकर ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और डॉक्टर्स के चेंबर होंगे। इससे मरीजों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और एक ही जगह पूरा इलाज होगा। आने वाले समय में करीब 15 मंजिला आईपीडी टावर बनेगा और उसमें 150 तो आपके कॉटेज वार्ड बनेंगे, उसमें 100 क्यूबिकल और 50 आपके वीआईपी कॉटेज वार्ड जो अभी भी हैं, उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा। और एक फ्लोर पे ऑपरेशन थिएटर भी होगा, उसी फ्लोर पे पोस्ट ऑपरेशन का जो वार्ड है वो होगा, उसी फ्लोर पे आईसीयू वार्ड, उसी फ्लोर पे डॉक्टर्स के कमरे, उसी फ्लोर पे नर्सिंग के कमरे और उसी फ्लोर पे 200 बेड कम से कम जो जनरल उस बीमारी के पर्टिकुलर बीमारी के भर्ती मरीजों के लिए रहेंगे। अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं के साथ ही पार्किंग, सीटी स्कैन, एमआरआई भी एक ही फ्लोर पर होगा। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत फिलहाल 200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसके साथ ही अस्पताल के मुर्दाघर को भी समय के अनुसार आधुनिक बनाया जाएगा। खास बात यह है कि पूरे निर्माण में वास्तु का विशेष ध्यान रखा जाएगा। फिलहाल अस्पताल में कचरा संग्रह केंद्र की बजाय सर्वधर्म प्रार्थना स्थल बनाया जाएगा। साथ ही कार्डियक विभाग के लिए भी अलग से पूरा टावर तैयार किया जाएगा। यहाँ एसएमएस में जिस तरीके का वातावरण बना हुआ है और लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं, बीमारों की संख्या में आए दिन जो है वृद्धि हो रही है, उसको देखते हुए अब इसके वास्तु का ख्याल किया जा रहा है। और जो नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो ये खाली रहना चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए। और अब जाकर के कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस ओर ध्यान दिया जा रहा है और इस तरीके की व्यवस्था करने की यहाँ पर कोशिश करने का काम शुरू करने की बात की जा रही है। इतना ही नहीं, अस्पताल में मरीजों के साथ ही अटेंडेंट को भी अच्छा भोजन मिले, इसके लिए फूड पार्क भी बनाया जाएगा। फिलहाल लोग अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर ही खाना खाते दिखाई देते हैं। बड़ी बात यह है कि अस्पताल के आसपास बने मंत्रियों के कुछ आवास भी एसएमएस अस्पताल की व्यवस्थाओं के लिए काम में लिए जा सकते हैं। खास बात यह भी होगी कि अस्पताल की नई इमारत को डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट डॉक्टर्स के साथ बैठकर ही पूरा प्लान फाइनल करेंगे, क्योंकि अस्पताल की व्यवस्थाओं को डॉक्टर्स ज्यादा अच्छे से जानते हैं। परेशानियां, बहुत ज़्यादा परेशानियां रहती है, उनको इधर से उधर भटकते रहते हैं, और कभी जांच के लिए, कभी दवाइयों के लिए। अब जैसे जैसे विस्तार होगा तो अलग अलग बिल्डिंग में अलग अलग सुविधाएं मिलेगी। तो जैसे भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, जैसे बांगड़ में है तो उनको उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसी बिल्डिंग में सुविधा मिल जाएगी। अलग अलग तरीके से, जैसे धनवंतरी में जांचों की है, सब चीज़ें अलग अलग मिलने लग जाएगी तो ज़्यादा सुविधा बेटर होगी। पेशेंट को तो परेशानियाँ बहुत है यहाँ पे। किस तरह की परेशानी है? न तो पीने का पानी है यहाँ पे साफ, न कुछ खाने पीने की व्यवस्था है, बाहर ही खाता है। हाँ, इंदिरा रसोई भी चालू करी है, तो वो भी अभी चालू करी है ना। नहीं, डेवलपमेंट तो होगा, खूब होगा। एसएमएस की दशा भी बदल जाएगी। सरकार की ओर से जो प्लान बनाया गया है उसे देखकर तो निश्चित है, अगर ये प्लान पूरी तरह से सफल रहा तो आने वाले दिनों में जयपुर का एसएमएस अस्पताल बेहतरीन चिकित्सा सेवा देने वाला अस्पताल बन जाएगा। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल को अब वर्ल्ड क्लास बनाने की तैयारी चल रही है और आने वाले 50 साल की आवश्यकताओं को देखते हुए एक बार फिर से एसएमएस में कई ऐसे बड़ी बिल्डिंग और कई ऐसे विभाग तैयार होने जा रहे हैं जिससे आमजन को राहत मिलेगी।
प्लानिंग पूरी तैयार हो चुकी है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि ये नई बिल्डिंग बनकर कब तैयार हो पाती है और कब आमजन को इसका पूरा फायदा मिलता है। अरविंद पालावत, जनतंत्र टीवी, जयपुर। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव होने में महज कुछ ही दिन बचे हैं। सिर्फ तारीखों के औपचारिक ऐलान होना ही बाकी रह गया है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारियों में एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रही हैं। वहीं कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो दूसरे प्रदेश की बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन अब भी वो बिहार में राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटी हुई है। रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में चहलकदमी बढ़ गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी चुनावी रणनीति में जुटी हुई हैं। अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को सभी पार्टियां हर हाल में फतेह करना चाहती हैं। सभी के पास जीत के अपने फॉर्मूले हैं। महागठबंधन और एनडीए बारी बारी से बिहार में सत्ता का स्वाद चखते रहे हैं। कांग्रेस भी राज कर चुकी है, लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें ऐसी राजनीतिक पार्टियों की जो अपने प्रदेश में तो अच्छी पकड़ रखती हैं, लेकिन वो भी बिहार विधानसभा चुनाव के बहाने अपना जनाधार तलाश रही हैं, उन पार्टियों में बसपा, समाजवादी पार्टी, एनसीपी समेत कई दूसरी पार्टियां शामिल हैं। बिहार विधानसभा में चुनाव, जैसा कि चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयारी कर लिया है और बहुजन समाज पार्टी सभी सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है। हमारे प्रभारी लोग, हम लोग, सब लोग जिला में, विधानसभा में जाकर और पूरे अपने वर्करों के बीच में जो माननीय बहन कुमारी मायावती जी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आदेश निर्देश को हम लोग जाकर बताते हैं अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच में। सभी लोग दिल्ली गए हुए हैं आला कमान से भेंट करने के लिए। जो आला कमान का निर्देश होगा, निर्देशानुसार तय किया जाएगा चुनाव के लिए। अभी तो गठबंधन पर बात चल रही है। अगर गठबंधन नहीं हुआ तो 243 सीट पर चुनाव लड़ा जाएगा। आला कमान का आदेश है। बिहार की राजनीति में अगर एनसीपी की बात करें तो सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर शरद पवार का साथ देते हुए 1999 में तारिक अनवर ने कांग्रेस छोड़ दी थी, जिसके बाद शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने मिलकर एनसीपी की नींव रखी थी। तारिक अनवर कटिहार से सांसद रहे। 2018 में तारिक अनवर के एनसीपी छोड़ने के बाद बिहार में एनसीपी हाशिए पर चली गई। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और बसपा का भी हाल कुछ खास नहीं है। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो ये दल अपने राजनीतिक विस्तार के लिए दूसरे प्रदेशों के चुनाव में पैर पसारते हैं, लेकिन उनका जनाधार कुछ नहीं होता। शुरू में जब बड़ी बड़ी पार्टियां लड़ती थी तो वो अपने कैंडिडेट को खुद पैसा देती थी। इसलिए देखते होंगे कि गरीब लोग भी जीत के ऊपर आए। लेकिन जब वो पार्टी स्थापित हो जा रही है तो आज के दौर में अब तो कैंडिडेट से पैसा लेती है। इवन आपको अगर याद करें पिछले दिनों की बात, तो आर के सिन्हा जो अभी मंत्री हैं केंद्र में, उन्होंने ही कहा था कि 2 करोड़ रुपया लोग टिकट के लिए लेता है। इस बार भी दूसरे प्रदेश की पार्टियां बिहार के इस चुनावी दंगल में सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में हैं, लेकिन दूसरे प्रदेशों के दलों ने चुनाव में अभी तक कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई है, क्योंकि इन दलों ने चुनाव में सिर्फ वोट काटने का ही काम किया है। बस कुछ ही दिनों के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी सक्रियता बढ़ गई है। कुछ ऐसी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनकी सक्रियता सिर्फ चुनाव के समय ही साबित होती है, यानी कि ऐसी पार्टियां जिनका प्रदेश में, बिहार में कोई जनाधार नहीं है, दूसरे प्रदेश से आके अपना जनाधार की तलाश करते हैं। अब देखना होगा कि चुनाव के बाद ऐसी पार्टियां अपना जनाधार मजबूत कर पाती हैं या सिर्फ वादों और दावे पे ही सिमट के रह जाती हैं। पटना से जनतंत्र टीवी के लिए अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। दिल में अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो सफर खुद ब खुद आसान हो जाता है। इस बात की मिसाल बने वाराणसी के श्वेतांग पाठक और उनके साथी, जिन्होंने कोरोना काल के बीच पारंपरिक खेती से अलग मोतियों की खेती शुरू की, जिससे उनकी कमाई में 3 गुना इजाफा हुआ। देखिए रिपोर्ट। कोरोना के दौर में कई लोग बेरोजगार हो गए, लेकिन काशी के युवाओं को अपने रोजगार की चिंता नहीं, क्योंकि इन युवाओं ने अपनी पारंपरिक खेती से ऊपर उठकर मोती की खेती शुरू की। हालांकि इन लोगों ने यह बिजनेस 50,000 रुपए से शुरू किया था,
लेकिन अब 3 लाख रुपए तक पहुंच गया है, जिसको देखकर गांव के अन्य युवा भी इससे जुड़ रहे हैं। पेपर पढ़ा, यूट्यूब पे देखा और ये मुझे एकदम अलग लगा। इसमें इसकी आय जो है लागत से कम मुनाफा इसका 3 गुना 4 गुना है। मुझे लगा कि ये एक अलग है और इसको किया जा सकता है और मैंने इसको शुरू कर दिया। ये सभी लोग वाराणसी के नारायणपुर गांव के रहने वाले हैं, जहां उन्हें मोती की खेती करने की अनोखी प्रेरणा यूट्यूब से मिली। मोती बनाने के लिए पहले ये लोग नदियों से सीपियां लाते हैं और अपने घर के तालाब में उसे अलग अलग और सुंदर आकार देकर रखते हैं। इन्होंने अपने घर में कृत्रिम तालाब बना रखा है। इसके साथ ही एक पुराना तालाब भी है जिसमें सीप जिंदा रखे जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में 1 से 1.5 साल तक का समय लगता है और तैयार मोती को पॉलिश कर बाजार तक पहुंचाया जाता है। ध्यान उस तरफ ही केंद्रित है जिन खेतियों के लिए हमें ज़मीन की ज़रूरत विशेष नहीं पड़ती है। जैसे आप मधु पालन, जिसके थ्रू ऑलरेडी वी आर प्रोड्यूसिंग गुड अमाउंट ऑफ हनी, और उसके अलावा गोट फार्मिंग से लेकर के बैकयार्ड पोल्ट्री, मोती पालन उनमें से एक है जो आप पीछे देख सकते हैं। दरअसल ये किसान कम भूमि में ज्यादा उत्पादन करने के तरीके ढूंढ रहे थे और जब इन्हें इंटरनेट पर मोती की खेती का पता लगा कि इसमें कम लागत में करीबन 3 गुना रिटर्न्स मिलता है, तो ये आइडिया इन किसानों को काफी पसंद आया, जिसके बाद इन लोगों ने मिलकर एक मुहिम शुरू की, जहां इन्होंने इंटरनेट के ही माध्यम से ट्रेनिंग लेकर एक अनोखी खेती की शुरुआत की। आज ये सभी किसान खुद आत्मनिर्भर हैं और गांव में आने वाले हर बेरोजगार को इस मुहिम से जोड़ रहे हैं, जिसकी यूपी सरकार भी काफी तारीफ कर रही है और इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक सार्थक कदम बता रही है। हम अपनी पीढ़ियों का, हम अपने नौजवानों का, हम अपने आने वाले लोगों का हम मार्गदर्शन करेंगे, उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे, उस दिशा में इन्होंने पहल की है। और यहाँ गांव में मिट्टी से मोती बनाने का काम इन्होंने शुरू किया है। यहाँ मधु पैदा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि नारायणपुर आकर सबको ये देखना चाहिए कि हमारे नौजवानों ने किस तरह से उस नारे को चरितार्थ किया है, उसको सार्थक बनाया है। और मुझे लगता है कि बनारस ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल के एक रोल मॉडल ये बनेंगे। इनके पीछे और भी हमारे जो नौजवान जो किसान हैं, इनके पीछे चलकर आत्मनिर्भर बने। कोरोना काल में जहां कई युवा बेरोजगार हैं, ऐसे में इन युवाओं ने खुद को आत्मनिर्भर बनाकर एक मिसाल पेश की है। इसके साथ ही लोगों को मोती की खेती करने का तरीका भी सिखा रही है, ताकि बाकी लोग भी खुद के लिए रोजगार पैदा कर सकें। वाराणसी के युवा शहर से अब गांव का रुख कर रहे हैं। मोतियों की खेती करके वो प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत का सपना तो साकार कर ही रहे हैं, समाज को भी एक प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित कुमार सिंह, जनतंत्र टीवी, वाराणसी। तो आज रिपोर्टर्स डायरी में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।